मनोरंजन जिंदगी का अहम हिस्सा होता है और इसी मनोरंजन के लिए कई लोग संगीत तो कई लोग फिल्मों का सहारा लेते हैं और इसी में एक अहम हिस्सा होता है कविताएं। तो आज उन्हीं कविताओं के क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं राजेश चेतन जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, कविताएं अहम हिस्सा है सभी की जिंदगी का, अपने विचारों को व्यक्त करने का जी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर कविता को कागज पर लिखे तो उसके 3 पार्ट हैं। कविता कैसे है कल्पना, जी से है विचार और ता से है तालमेल। मतलब क्या है, कल्पना और विचार का तालमेल ही कविता है। तो कल्पना सभी के पास है, विचार सभी के पास है, जिसके पास तालमेल होता है वह कवि हो जाता है। सिंपल सी बात। और कविता का इतना गहरा जुड़ाव है मानवीय जीवन से कि जो सृष्टि की पहली रचना वेद है वो भी कविता है, रामायण की बात करें तो भी कविता है, महाभारत की बात करें तो भी कविता है। और अगर गुरुद्वारे में जाएं तो वहां पर जो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जिनकी हम पूजा करते हैं वो भी कविता है। तो भारत में कविता का अपना हिस्सा, अपना एक बहुत बड़ा रोल है। और आम आदमी के जीवन के अंदर भी कविता का बड़ा रोल है। बहुत अच्छी पंक्तियां कही गोपाल दास नेहरू जी ने, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। कविताओं में रचनात्मक होना काफी महत्वपूर्ण होता है, क्रिएटिव होना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो क्रिएटिव का आपके शब्दों में क्या अर्थ है? ये जो शब्द है क्रिएटिव, ये क्रिएटिव आदमी जन्मजात होता है। आप किसी को भी कवि या किसी को भी गीतकार, संगीतकार, नाट्यकर्मी वो आप बना नहीं सकते। वो है जन्मजात होता है, मां के पेट से ही पैदा होता है। उस विधा को तराशने की जरूरत होती है। रहीमदास, कबीर, रसखान किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए, वो प्रकृति से ही कवि थे। तो ये ईश्वर की देन होती है कविता, और ये कोई हजारों में से कोई एक होता है जिसको कविता का रंगकर्म का संस्कार मिलता है, क्रिएशन का संस्कार मिलता है। इसलिए भारत की संस्कृति में जो कवि है, जो गीतकार है, उसको ब्रह्मा कहा गया है। तो क्रिएशन संसार के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो क्रिएशन होता है ये हमेशा एकांत में होता है। इसकी कविता भी एकांत में होती है, नाटक भी एकांत में लिखा जाता है, कहानी भी एकांत में लिखी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। आपने कई कविताएं लिखी हैं, तो आखिर कविताओं का आधार क्या है? जो आप कविताएं लिखते हैं उनका आधार क्या है? मेरा ये मानना है कि मनुष्य का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, संसार में आना। ऐसा कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद आदमी मनुष्य के रूप में पैदा होता है, और उसमें भारत में जन्म लेना यह और महत्वपूर्ण है। और भारत में आने के बाद आपने क्या कहा कि कविताओं का आधार, कविताओं का आधार भारत जैसे देश में मेरे अंदर राष्ट्रवाद बचपन से ही है। मैं ये मानता हूं कि भारत दुनिया को जीना सिखा सकता है। मानवता अगर कहीं किसी देश के पास है तो भारत वो देश है। उसके 2 कारण आपको मैं बताऊंगा मेरी कविताओं का आधार क्या है। भारत में 2 बातें कही गई है कि एक तो आदमी मानवीय दृष्टिकोण से जीना चाहिए। हमारे यहां कहा गया है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो हम ये मानते हैं कि बार बार जन्म लेना है। कोई धर्म ये बात नहीं कहता हिंदुस्तान के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा। और दूसरी बात हमने जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक चींटी में और एक आदमी में एक ही आत्मा है। इसलिए हम चींटी को भी कष्ट पहुंचाने में हम खुश नहीं होते, हम चाहते उसको भी जीना चाहिए। इसलिए भारत का ये दृष्टिकोण जो है ये दुनिया को जिंदा रखेगा शाश्वत रूप से। इसलिए मेरी कविताओं में देश भक्ति है, मेरी कविताओं में भारत है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में भारत जिंदा रहा तो दुनिया भी जिंदा रही। मेरी कविताओं का आधार इसलिए भारत है। क्या बात है। आजकल देशभक्ति की एक अच्छी मिसाल के रूप में आपकी कविताएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये देशभक्ति 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर तक सीमित रह गई है। आज आप भी ये जानते हैं देश की युवा पीढ़ी में भी देशभक्ति उस जोश में नहीं है जो पहले हुआ करती थी। भारती जी, 2000 साल हम लोग गुलाम रहे हैं हिंदुस्तान के। लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया था तो उसने गांव गांव घूमा और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा अद्भुत देश है जिसको हम बहुत दिन तक गुलाम नहीं बना सकते।
तो भारत में कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये भले ही आजाद हो जाए लेकिन इसके रगों के अंदर गुलामी के संस्कार बने। तो लॉर्ड मैकाले ने सारा जो शिक्षा का सिस्टम है उसको बदल दिया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, उसके स्थान पर स्कूल और कॉलेज बने। गुरुकुल में शिक्षा के आधार पर जो राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, उसकी शिक्षा थी, वहां पर धर्म पढ़ाया जाता था, वहां पर संस्कार थे, लेकिन विद्यालयों में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आज हम देखते हैं भारत के अंदर देशभक्ति जिस प्रकार से होनी चाहिए वैसी नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी लोग जो काम के लिए छुट्टी होती है उसको नहीं करते, पिकनिक बनाने निकल जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी कविता में यूं लिख दिया था भारती जी कि अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा है, अपने घर की खुशियों को पूरा परिवेश समझ रखा है, पास पड़ोस की गर्म हवाएं हमको गर्म नहीं लगती हैं, उग्रवाद के रक्त होली का हमको चुभन नहीं लगती है, और घर की ईंट बचाने हेतु गलियों के पत्थर न्यौछावर, चांदी के सिक्कों के ऊपर देश प्रेम के गीत न्यौछावर, भगत सिंह हो बालक अपना हमको ये स्वीकार नहीं है, वीर शिवा की गौरव गाथा अब शिक्षा का सार नहीं है, आचरणों में परिवर्तन की जो ना अलख जगाओगे, घर घर में हिरणा कश्यप है कैसे प्रहलाद बचाओगे। क्या बात है। सच में आज अगर देशभक्ति कहीं बची है तो वो कविताओं में बची है, वो कागज के पन्नों पर बची है। पर आप जैसे कवि हमारे साथ रहेंगे तो शायद ये देशभक्ति बाकी नौजवानों तक पहुंच पाए। आपने कॉमर्स किया था, मास्टर्स किया था, उसके बाद आप LIC में आ गए, फिर कविताओं की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? बचपन से ही मैं कविताओं से जुड़ा रहा। मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। मेरे शहर से 50-100 किलोमीटर दूर भी जो कवि सम्मेलन होते थे मैं वो सुनने जाया करता था। तो कविताएं, किसी कवि की कविता सुनने के बाद बहुत दिन तक उस कविता में खोया रहता था। बहुत सारे कवियों की कविता मुझे याद आ रही थी और धीरे धीरे मां सरस्वती की कृपा हुई, कुछ लिखने का अभ्यास शुरू हुआ। हाँ, ये मैंने कभी विचार नहीं किया था, कल्पना नहीं की थी कि कविता मुझे इस स्थान तक ले जाएगी कि मैं दुनिया के देश देश घूमकर हिंदी कविता की अलग जगह पर, मैंने कभी नहीं विचार किया था। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ छोटे मोटे लेखन से, आज मेरे 4 काव्य संग्रह हैं, 4 मैंने किताबें लिखी हैं कविताओं की। ये सब मां सरस्वती की कृपा के बिना संभव नहीं है भारती जी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इस कविता ने मुझे नई पहचान दी है। मुझे राजेश जैन से राजेश चेतन अगर बनाया है तो कविताओं ने बनाया। हमारे देश में आपने कई अपनी कविताओं के कार्यक्रम करे और विदेशों में भी आपने कई कार्यक्रम करे जी। तो आपको क्या अंतर लगा अपने देश में और विदेश में काम करना? बहुत अच्छा सवाल किया। भारत को जो पीड़ा भारत के प्रति लोगों में है, वो जब बाहर रहता है भारतीय, तब उसको देश की कदर महसूस होता है कि देश क्या है। हिंदुस्तानी को नहीं पता। जब अपनी मिट्टी से जो दूर होते हैं उनको पता लगता है कि हमने क्या क्या खो दिया है। क्योंकि वो जब देखते हैं कि अमेरिकन लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं, वो देखते हैं इंग्लैंड के लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं, तब उनको प्रायश्चित होता है कि हमने भारत के साथ धोखा किया है। तो मैं कई बार कहता हूं कि भारत से बाहर विदेश में रहने वाला भारतीय, उसमें हमसे ज्यादा भारतीयता है, हमसे ज्यादा भारतीयता है, क्योंकि उसको वह दर्द पता है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं अभी भारत सरकार ने मुझे इंग्लैंड भेजा, मैंने 8 शहरों की कवि सम्मेलन किए। तो वहां जाके भारतीयों की पीड़ा क्या है। आज नरेंद्र मोदी साहब गए थे ब्रिटेन में, हमने देखा 60,000 लोग उनको सुनने आए थे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का किसी विदेश की धरती पर इतना बड़ा रिसेप्शन कभी आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तो वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनकी इच्छा है कि मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने, और ये भारती जी होने वाला है, तो बहुत दूर नहीं है ये सपना। मैं कविता मैंने लिखी इस विषय में कि विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। मैं बताना चाहता हूं, मैं अमेरिका गया था 2006, तो गया तो होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो लगा हुआ था। मैंने होटल के मालिक को बुलाया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये अमेरिका है क्या वृंदावन? राजेश भाई अमेरिका। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे राधा कृष्ण कैसे आ गए? बोले चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने भी ऐसा क्या कर दिया?
बोले अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया, जब होटल अपने हो गए। आज अमेरिका में क्या है, होटल अपने हैं, 5 लाख डॉक्टर भारत के हैं अमेरिका के अंदर, कंप्यूटर अपने हैं, सॉफ्टवेयर अपने हैं, नासा में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। तो मैंने कविता लिखी कि विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनिया कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं, कब आएंगे राम लौट कर घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की कितनी शान है, कितनी इज्जत है, जो देशवासी एक्चुअल में भूल चुके हैं। हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है हमारी ही नजरों में, जबकि विदेशों में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, शायद ये हम भूल गए हैं। तो राजेश जी, बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ समय से असहिष्णुता पर काफी लंबी बहस चली है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भारती जी, ये भारत के खिलाफ एक साजिश चल रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है, इसलिए विदेशी शक्तियां भारत के अंदर कुछ मुद्दे प्लांट कर रही है। भारत जैसा सहिष्णु देश दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अगर हम असहिष्णु होते तो 2000 साल तक गुलाम नहीं हो सकते। हमारी सहनशीलता नहीं हमको गुलाम किया। इस देश ने कहा क्रमवंतम विश्व आर्यम। हमने ये नहीं कहा कभी कि हम दुनिया को इस्लाम में बदल देंगे, हमने कभी नहीं कहा कि हम क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे। हमने दुनिया को, आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा भारत ने किसी देश पर हमला किया, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। और भारत के ऊपर ये आतंकवाद के हमले होते रहे, और फिर भी हम सहिष्णुता का हमने कभी छोड़ा नहीं। ये देश अहिंसा परमो धर्म का देश है, ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है। ये कभी ऐसा सहिष्णु हो ही नहीं सकता। हमने इस देश के अंदर सबका आदर किया, सबका सम्मान किया। पृथ्वीराज चौहान 17 बार युद्ध जीते और हर बार माफ कर दिया उन्होंने, और जब एक बार हारे तो उनकी आंख निकाल दिया। ये देश कभी भी असहिष्णु नहीं हो सकता। ये कुछ लोग, साहित्यकार और कवि, सो-कॉल्ड तथा कथित भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है भारतीय जी, और विदेशी लोग नहीं चाहते कि भारत ताकतवर बने, भारत शक्तिशाली बने। तो उसके अंदर बाधा डालने के लिए ये षड्यंत्र किया गया है भारत की सरकार के खिलाफ, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भारत असहिष्णु है। भारत हमेशा सहिष्णु रहा है, आगे भी रहेगा। और ये कुप्रचार जो चल रहा है, ये सब साम्यवादी लोगों का षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। तो शुक्रिया चेतन जी, हमें आपके विचार जानकर अच्छा लगा। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने देश के लिए 24 घंटे में से कुछ समय देश के लिए भी दीजिए। आपका देश इस समय दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। भारत का युवा आज सबसे ज्यादा युवक कोई है तो भारत में है। 65% आबादी भारत के युवा है। हमारे सामने उदाहरण जो है स्वामी विवेकानंद का है, जिन्होंने जाके दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा दिया। भारत के युवा के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देश के लिए जीना सीखो। बलिदान बहुत हुए हैं, देश के लिए लोगों ने बलिदान दिया, बलिदान देने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है, और एक जज्बे के साथ जीने। और एक बात कहना चाहता हूं, शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। हमको अपना जीवन ऐसा जीना है, भ्रष्टाचार से मुक्त अपना जीवन होना चाहिए, और हम ऐसा कुछ रास्ता बना के चलें कि लोग कहें दुनिया के अंदर कि अगर कुछ सीखो तो भारत से सीखो। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपके विचारों से स्प्रिंग न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना अहम समय हमें दिया, शुक्रिया राजेश जी। धन्यवाद आपका भी।